स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सब्जेक्ट चल रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। यूनिट 4 चल रही है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 इस यूनिट का मैं आपको करा चुका हूँ, उसमें हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था। और यहाँ हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कई बार इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अलग अलग नाम क्यों हैं, और शॉर्ट में इसे HPLC बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं तो इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि जो मेडिसिन की जो प्योरिटी वगैरह है उसे चेक किया जा सके कि 100% मेडिसिन है या नहीं है। तो इसलिए इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीका होता है इस मेथड का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस वगैरह, इसके एडवांटेज क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो HPLC होता है, तो ये भी क्या है, हमारा सेपरेशन मेथड रहता है। तो जितनी भी क्रोमेटोग्राफी रहती है सारी की सारी हमारी सेपरेशन मेथड के ऊपर बेस्ड रहती हैं, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और बेसिकली क्या कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो ये मेथड भी हमारा सेम काम करेगा, सेपरेशन के लिए ही काम करेगा। इसमें होता क्या है कि जो स्टेशनरी फेज रहता है तो वो क्या एक कॉलम के अंदर बंद रहता है। इसमें हम एक कॉलम लेते हैं, जैसे मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी में बताया था कि उसमें कॉलम लिया जाता है, और जो मोबाइल फेज होता है उसमें गैस होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेशनरी फेज है वो एक कॉलम के अंदर बंद रहता है, और वो सॉलिड होता है ना। और जो मोबाइल फेज रहता है इसमें वो हमारा लिक्विड रहता है। और लिक्विड तो रहता है, लेकिन जो लिक्विड रहता है उसे नॉर्मली जो है पास नहीं कराया जाता स्टेशनरी फेज से। उसे क्या है, काफ़ी हाई प्रेशर पे जो उसे पास कराया जाता है, यानी काफ़ी प्रेशराइज लिक्विड रहता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में, कि किस तरीके से प्रेशराइज लिक्विड जो है पास कराया जाता है स्टेशनरी फेज से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो बेसिकली जो HPLC है वो भी हमारा एक सेपरेशन मेथड है, जिसमें जो स्टेशनरी फेज रहता है तो वो एक कॉलम के अंदर बंद रहता है। ठीक है, और इसका जो एक एंड रहता है, जो कॉलम होता है उसका जो एक एंड रहता है वो क्या है, कनेक्ट रहता है एक प्रेशराइज लिक्विड इल्यूएंट से, जिसे हम मोबाइल फेज बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली इंट्रोडक्शन। इसे हम और अभी अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो HPLC इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो कई जगह पे आपको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी लिखा मिल जाता है। तो दोनों का सेम मतलब होता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, और ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से जो है ये रिजल्ट को दिखाता है। और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मोबाइल फेज रहता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसे क्या है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ जो है स्टेशनरी फेज से जो है पास किया जाता है, यानी कॉलम के अंदर से पास किया जाता है। इसलिए क्या है, हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसके हम थ्योरी की बात करते हैं। तो जो HPLC रहता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है तो वो एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड रहता है। तो इसमें क्या एडजॉर्प्शन का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था कि उसमें एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा था, उसमें क्या पार्टीशन का काम कर रहा था। और लेकिन इसमें क्या है, हमारा एडजॉर्प्शन का जो प्रिंसिपल है वो काम कर रहा है। और एडजॉर्प्शन जो रहता है तो वो किस तरीके से काम करता है, तो जो सैंपल होता है, यानी सैंपल मिक्सचर रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, तो हम क्या उन्हें सेपरेट करते हैं इस मेथड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, उस सैंपल को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं HPLC कॉलम में। ठीक है, तो एक कॉलम होता है जिसके अंदर क्या है स्टेशनरी फेज होता है। तो जो सैंपल होता है जैसे वो स्टेशनरी फेज से जाके निकलेगा तो उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उनकी जैसी रिलेटिव एफिनिटी रहेगी, यानी जैसी उनकी क्षमता रहेगी डिजॉल्व होने की या उनसे चिपकने की, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या उनका सेपरेशन होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनकी जो एफिनिटी होगी वो कम होगी चिपकने की स्टेशनरी फेज के साथ, तो वो तो क्या है काफ़ी तेज़ी से मूव करके सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। और जिनकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा होगी चिपकने की तो वो क्या स्लोली मूव करेंगे, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के साथ क्या है वो बाइंड कर जाएंगे, वो उसके साथ चिपक जाएंगे, इसलिए क्या है वो काफ़ी स्लोली मूव करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी एफिनिटी बहुत कम है, चिपकने की उनकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, तो वो तो क्या चिपकेंगे नहीं स्टेशनरी फेज के साथ, तो वो तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे स्पीड में। और लेकिन जिनकी एफिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है चिपकने की, वो अच्छे तरीके से उसके साथ डिजॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ चिपक रहे हैं, या उसके साथ क्या है बाइंड कर रहे हैं तो वो क्या है काफ़ी स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मेथड काम करेगा। यहाँ पे एडजॉर्प्शन वाला जो मेथड है वो काम कर रहा है। यहाँ पे एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पार्टीशन और एडजॉर्प्शन का दोनों का, कि किस तरीके से काम करता है ये प्रिंसिपल। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन, तो वो सेम यहाँ पे इसी तरीके से काम करेगा कि जिन मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या स्लोली मूव करके थोड़े टाइम बाद बाहर निकलेंगे, और जिनकी एफिनिटी बिल्कुल कम होगी तो वो क्या है थोड़ा जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड रहता है। और इसमें जो मोबाइल फेज हम यूज करते हैं तो हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं,
लेकिन उसे क्या हम हाई प्रेशर से जो है स्टेशनरी फेज से पास कराते हैं। और ये जो सेपरेशन होता है वो होता क्यों है, क्योंकि वो दो तरह के उसमें कंपोनेंट है, तो दोनों की जो एफिनिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अलग अलग मेथड्स में कि एक सैंपल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे तो उनकी जो एफिनिटी होगी, ठीक है, तो वो क्या अलग अलग होगी, यानी उनकी जो एडजॉर्प्शन की जो एफिनिटी होगी तो वो क्या अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट है तो दोनों की जो एफिनिटी है वो सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। इसलिए क्या है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि एक जो होंगे वो उसके साथ चिपक जाएंगे स्टेशनरी पेज के साथ तो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, एक जो होंगे वो उसके साथ चिपकेंगे नहीं तो काफ़ी जल्दी जो बाहर निकल जाएंगे। तो इस वजह से क्या उनका सेपरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिक्विड होता है जो क्या मोबाइल फेज की तरफ जैसे हम यूज कर रहे हैं तो उसे क्या हम हाई प्रेशर के साथ जो है पास कराते हैं स्टेशनरी फेज से। और जो स्टेशनरी फेज रहता है तो वो क्या एक कॉलम रहता है, तो कॉलम के अंदर हम क्या है जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट रहता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज इसमें सॉलिड रहता है और जो मोबाइल फेज रहता है वो लिक्विड रहता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एचपीएलसी के। एचपीएलसी के कितने टाइप रहते हैं, तो ये बेसिकली दो टाइप की रहती है, नॉर्मल फेज मोड, दूसरी रहती है रिवर्स फेज मोड। जो नॉर्मल फेज मोड रहता है इसमें जो स्टेशनरी फेज रहता है वो पोलर रहता है और जो मोबाइल फेज रहता है वो नॉन पोलर रहता है। रिवर्स फेज मोड में क्या रहता है, जो स्टेशनरी फेज रहता है वो नॉन पोलर रहता है और जो मोबाइल फेज रहता है वो पोलर रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये इसके टाइप हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे भी ये काम करता है और साइज एक्सक्लूजन के जो प्रिंसिपल है उस पर भी ये काम करता है, यानी तीन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा है वो एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे किस तरह से काम करता है उसके बारे में हमने अभी बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इसमें बेसिकली 5-6 तरह के जो कंपोनेंट है वो मेनली यूज किए जाते हैं। एक हमारा पंप रहता है, एक मिक्सिंग यूनिट रहती है, एक सॉल्वेंट डिगैसिंग रहता है, एक हमारा इंजेक्टर रहता है, एक कॉलम रहता है और एक डिटेक्टर रहता है। तो एक मेन हमारे जो 5-6 कंपोनेंट है जो यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। चलिए इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके का ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है दो सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एचपीएलसी रहती है तो वो काफ़ी अलग अलग टाइप की रहती है, यानी जो मशीनरी रहती है एचपीएलसी की तो वो काफ़ी अलग अलग टाइप की रहती है। एक तो होती है कि उसमें क्या है हम एक ही जो है सॉल्यूशन पहले ही हम बना लेते हैं, यानी हम क्या मोबाइल फेज को पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी सिंगल हमारे पास एक बोतल होती है उसमें क्या हम नली को डाल देते हैं और जो पंप होती है वो प्रेशर से उसके साथ खींच के और उसे जो है स्टेशनरी फेज से पास करा देती है। एक तो हमारी वो मशीन रहती है। दूसरी हमारी ऐसी मशीन रहती है वो क्या करती है कि मान लीजिए कि हमें मोबाइल फेज में दो अलग अलग तरह के सॉल्वेंट का यूज करना है, यानी एक हमें वाटर लेना है, एक में हमें इथेनॉल लेना है। तो वो मशीन क्या करेगी कि ऑटोमेटिक दोनों में से जितना हमें रेशियो चाहिए दोनों का मोबाइल फेज बनाने के लिए तो दोनों में से वो क्या खींच लेगी पाइप्स के थ्रू और अपने आप क्या है वो ऑटोमेटिक तरीके से उनके बराबर जो है रेशियो लेके जितना भी बनाना है मोबाइल फेज उसके हिसाब से लेके वो ऑटोमेटिक जो है बना देती है जो मोबाइल फेज रहता है। तो ये दो तरह की जो एचपीएलसी जो मशीन रहती हैं तो वो दो तरह की रहती हैं, ठीक है, जिसमें एक में तो हम पहले ही जो बना लेते हैं तैयार कर लेते हैं मोबाइल फेज को। एक में क्या रहता है कि वो ऑटोमेटिक जो है बना लेती है, उसमें हमें क्या रहता है उसकी जो नली रहती है उसको हम क्या अलग अलग जो है सॉल्वेंट हम उसे डुबा देते हैं और फिर रेशियो जो हम सेट कर देते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में तो अपने आप जो उसमें से खींच लेती है दोनों बोटल्स में से और फिर क्या है अपने हिसाब से जो बना लेती है परफेक्ट रेशियो में जो मोबाइल फेज रहता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसी एचपीएलसी के बारे में जो क्या है कंप्यूटर बेस्ड रहती है, जिसमें सॉफ्टवेयर रहता है वो वहाँ पे हम क्या सेट कर देते हैं कि हमें इतने रेशियो में जो इथेनॉल चाहिए, इतने रेशियो में हमें वाटर चाहिए। तो दो सॉल्वेंट रहते हैं अलग अलग, तो दोनों में हम एक एक पाइप डाल देते हैं, तो पंप होती है दोनों में से खींच लेती है और फिर जो दोनों सॉल्वेंट रहते हैं तो उनको क्या एक मिक्सिंग यूनिट में जो डाल देती है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट रहते हैं, यानी सॉल्वेंट ए रहेगा सॉल्वेंट बी रहेगा, तो पंप क्या करेगी दोनों में से खींचेगी उसे और फिर खींचने के बाद उन्हें मिक्सिंग यूनिट में डाल देगी, ठीक है। वहाँ पे दोनों आपस में मिक्स होकर जो एक हमारा क्या बन जाएगा मोबाइल फेज बन जाएगा। फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एक कॉलम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इंजेक्टर पोर्ट रहता है जिसमें हम क्या करते हैं सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर हमारा जो सैंपल है वो कॉलम में होके पास होता है। एक यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा रहता है, डिटेक्टर के बाद यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकलने के लिए एक पास यहाँ पे बना होता है और जो डिटेक्टर होता है वो क्या है सिग्नल्स को जो है रिकॉर्डर के पास भेजता है और वहाँ पे जो है ग्राफ जो प्लॉट होता है वो बन जाता है हमारा जो भी रहता है। तो यहाँ पे ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से काम करता है ये आपने यहाँ पे जान लिया होगा कि सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी पंप क्या करती है दोनों को यहाँ पे खींचती है, ठीक है, और दोनों को एक मिक्सिंग यूनिट में भेज देती है और वहाँ पे दोनों को मिला के क्या एक मोबाइल फेज बन जाता है।
फिर हम क्या करते हैं कि सैंपल को जो है यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा कॉलम होता है, इसके अंदर क्या है सॉलिड स्टेशनरी फेज रहता है जिसमें हम सिलिका वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड से ये फिल रहता है पूरा। और जैसे हम सैंपल को यहाँ से इंजेक्ट करते हैं तो जो पंप होती है तो वो क्या करती है, जो मिक्सिंग यूनिट में जो हमारा मोबाइल फेज भरा हुआ है तो उसको काफ़ी हाई प्रेशर के साथ जो है यहाँ से जो उसे पास कराएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक रेगुलेटर लगा रहता है, ये क्या करता है प्रेशर को जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर के साथ जो हमारा मोबाइल फेज है वो यहाँ से पास होगा और फिर जो सैंपल है उसके साथ मिक्स होके ये सीधा इसमें से जो है स्टेशनरी फेज से होते हुए पास होगा। फिर यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल है वो काम करेगा। जो कंपोनेंट होंगे जिनकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा होगी चिपकने की तो वो धीरे धीरे करके इसमें से पास होंगे, और जिनकी एफिनिटी कम होगी तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ पास होके जो डिटेक्टर है वो उसे डिटेक्ट कर लेगा, उसके कंपोजिशन को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा मेथड है वो काम करता है। सिंपल मेथड आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें पंप यूज की जाती है सबसे पहले, और पंप का क्या रोल रहता है कि ये क्या करती है कि जो भी हमारा मोबाइल फेज रहता है, जो भी लिक्विड रहता है, तो उसको ये क्या करती है कि एक स्पेसिफिक फ्लो में यानी एक प्रेशर के साथ उसे जो है पास कराती है, उसे जो फ्लो कराती है। ठीक है, और इसका जो फ्लो रहता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, ml पर मिनट, यानी कितने ml पर मिनट जो है फोर्स के साथ वो पास हो रहा है जो लिक्विड है उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल जो फ्लो रेट रहता है HPLC में तो वो 1 से 2 ml पर मिनट का रहता है। इसके टाइप्स की हम बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप की ये पंप यूज़ की जाती है इसमें। तो एक तो कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप रहती है, दूसरी हमारी सिरिंज टाइप पंप रहती है, और तीसरी हमारी न्यूमेटिक पंप रहती है। तो ये 3 टाइप की पंप को जो है यूज किया जाता है HPLC में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सिंग यूनिट की। तो मिक्सिंग यूनिट क्या है, एक तरह का चैम्बर रहता है जिसमें जो अलग अलग सॉल्वेंट लेके हमें जो मोबाइल फेज बनाना है तो वो क्या है, 2 अलग अलग सॉल्वेंट को लेके उसमें मिक्सिंग चैम्बर में डाल देता है। ठीक है, और मिक्सिंग चैम्बर में क्या है, दोनों आपस में मिक्स होकर एक मोबाइल फेज बना लेते हैं। तो ये रहता है हमारा मिक्सिंग यूनिट। और अगर हम बात करें मिक्सिंग यूनिट के टाइप्स की तो ये 2 टाइप का रहता है। एक तो रहता है देयर आर लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, जो क्या है लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर जैसे हम बोलते हैं, विच यूजेज हीलियम फॉर डिगेसिंग सॉल्वेंट। डिगेसिंग सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब क्या आपस में वो मिक्स होकर एक मोबाइल फेज बन जाता है तो जो पंप होती है वो क्या उसे हाई प्रेशर के साथ जो है पास कराती है कॉलम से, तो उसमें क्या है बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो जो बबल्स बनने लगते हैं तो वो क्या इंटरप्ट करते हैं सेपरेशन को, वो क्या अच्छे तरीके से सेपरेशन को नहीं होने देते हैं, फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बबल्स बनते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या है हीलियम का उसमें यूज किया जाता है। यानी ये जो मिक्सिंग चैम्बर रहता है तो इसमें क्या है हीलियम गैस का यूज किया जाता है ताकि जो बबल्स बन रहे हैं उसके अंदर तो वो क्या है खत्म हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, तो हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर डाई नॉट रिक्वायर्ड हीलियम फॉर डिगेसिंग सॉल्वेंट। तो दूसरा हमारा चैम्बर रहता है हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर, और इसमें क्या है हीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो डिगेसिंग रहती है तो वो क्या ऑटोमेटिक जो है बनती नहीं है, इसमें जो बबल्स हैं वो बनते ही नहीं है क्योंकि हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर रहता है इसलिए, तो इसमें हीलियम का यूज नहीं किया जाता है। जो मिक्सिंग रहती है सॉल्वेंट की तो वो क्या है 2 तरीकों से होती है। एक तो क्या है विद स्टैटिक मिक्सर रहता है, जो क्या है जिसमें क्या छोटे छोटे बेड्स होते हैं। ठीक है, यानी बेड्स के साथ वो पैक रहता है तो उसमें क्या है मिक्सिंग होती है। दूसरा हमारा डायनामिक मिक्सर रहता है, उसमें क्या है छोटे छोटे मैग्नेटिक स्टायर लगे रहते हैं जो क्या है उसे मिक्स करने के लिए इस तरह से वो घूमते रहते हैं, उसके अंदर वो मैग्नेटिक होते हैं और वो क्या है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, यानी काफ़ी हाई प्रेशर के साथ वो ऑपरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो मिक्सिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाती है। तो 2 तरीके से मिक्सिंग होती है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट डिगेसिंग। ठीक है, तो सॉल्वेंट डिगेसिंग का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट हमारा बन जाता है, जो मोबाइल फेज बन जाता है, और फिर जो पंप होती है तो उसे क्या है हाई प्रेशर के साथ कॉलम से जब उसे पास करती है तो वहाँ पे क्या कुछ बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे उसे पास करेंगे तो वहाँ पे कुछ बबल्स बनने लगेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेपरेशन होता है वो इंटरप्ट होता है, जो सेपरेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सॉल्वेंट डिगेसिंग को रोकने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ों का यूज करते हैं। तो बात करें हम सॉल्वेंट डिगेसिंग की तो ये क्यों होता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं तो उनके साथ वो मिक्स हो जाती हैं और बबल्स जो है बनाने लगती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से तो सॉल्वेंट डिगेसिंग होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन सॉल्वेंट आर पंप्ड अंडर हाई प्रेशर गैस बबल्स आर फॉर्म्ड विच विल इंटरफेयर विद सेपरेशन प्रोसेस स्टडी बेसलाइन एंड शेप ऑफ द पीक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब पंप क्या है हाई प्रेशर के साथ जो लिक्विड है उसे जब पास कराती है, सॉल्वेंट उसे पास कराती है कॉलम से होके, तो उसमें क्या कुछ बबल्स बनने लगते हैं जो क्या करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं सेपरेशन में, सेपरेशन की जो प्रोसेस रहती है उसमें इंटरफेयर करते हैं, और जो स्टडी बेसलाइन और जो शेप ऑफ पीक हो रहती है तो उसको भी क्या है इंटरफेयर करते हैं। जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो वो क्या है सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिगेसिंग होती है वो नेसेसरी होती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या है जो डिगेसिंग होती है वो नेसेसरी रहती है। ठीक है, तो जो बबल्स बनते हैं तो उनको ख़त्म करना जरूरी रहता है, अदरवाइज जो हमारा एनालिसिस है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक फॉर सॉल्वेंट डिगेसिंग। तो 3 तरह की टेक्निक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। एक तो रहता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन।
ठीक है। तो ये जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन रहता है तो वो क्या करता है, जो एयर बबल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है। लेकिन ये क्या हमेशा सही तरीके से जो काम नहीं करता है, और जो कंप्लीट तरीके से जो बबल्स होते हैं उनको ये ख़त्म नहीं कर पाता है। तो ठीक है, ये मेथड तो ठीक है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है और बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन ये एक मेथड होता है, इसलिए इसे काउंट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा हीलियम पर्जिंग। तो हीलियम पर्जिंग का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट रहता है, इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को जो है पास कराते हैं। और जो हीलियम गैस होती है तो वो क्या करते हैं, जो बबल्स होते हैं उनको जो ख़त्म कर देती है। ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव रहता है, लेकिन हीलियम गैस क्या है, काफ़ी महंगी होती है, तो इसकी वजह से ये जो तरीका है वो काफ़ी महंगा भी रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रासोनिफिकेशन। ठीक है। तो अल्ट्रासोनिफिकेशन में क्या होता है कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हम अल्ट्रासोनिफिकेटर बोलते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिफिकेटर रहता है तो वो क्या करता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो रहती हैं उनको क्या है, वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। और वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, जो बबल्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ये 3 तरीके यूज किए जाते हैं सॉल्वेंट डिगेसिंग में। तो इन तीनों तरीकों को आप जो है समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्टर की। तो इंजेक्टर क्या करता है कि जो सैंपल होता है, तो जो मोबाइल पे जो पास हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, तो इंजेक्टर क्या करता है कि उसके अंदर जो है सैंपल को जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है। तो ये काम रहता है हमारा इंजेक्टर का। तो बेसिकली बिल्कुल इंजेक्शन की तरह ही होता है हमारा। तो ये क्या करता है, सैंपल को जो है पास कराने के लिए या इंजेक्ट करने के लिए फ्लो के साथ, तो उसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, टिपिकल सैंपल वॉल्यूम्स आर 5 to 20 माइक्रोलीटर्स। तो जो सैंपल का जो वॉल्यूम होता है, कितना सैंपल जो इंजेक्ट किया जाता है, तो वो काफ़ी कम रहता है। 5 से लेके 20 माइक्रोलीटर्स तक, यानी माइक्रोलीटर्स बहुत छोटा अमाउंट रहता है। आप बड़ा मत समझ लेना कि 20-40 लीटर आपने डाल दिया सैंपल उसके अंदर। तो माइक्रोलीटर्स मतलब बहुत छोटा अमाउंट रहता है। तो इतना सही सैंपल जो है इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, द इंजेक्टर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड सिस्टम। तो जो मोबाइल फेज रहता है तो वो क्या है, काफ़ी हाई प्रेशर के साथ जो फ्लो हो रहा होता है उसमें। तो ये जो इंजेक्टर होता है तो ये काफ़ी अच्छे सूटेबल तरीके से उसमें जो है सैंपल को इंजेक्ट करा देते हैं। यानी इतने हाई प्रेशर के साथ जो लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी क्या है, जो इंजेक्टर होते हैं वो आसान तरीके से उसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स की, कि इसमें जो है कितने जो टाइप के इंजेक्टर्स को यूज किया जाता है। एक रहते हैं हमारे सेप्टम इंजेक्टर्स, दूसरे हमारे स्टॉप फ्लो इंजेक्टर रहते हैं। तो हमारे जो सेप्टम इंजेक्टर्स रहते हैं, तो ये क्या है, जो रबर सेप्टम रहता है, जैसे हमारे जो नॉर्मल जो इंजेक्शन आपने देखे होंगे तो उसमें रबर का एक अंदर सेप्टम लगा रहता है, तो हम क्या है उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो इंजेक्टर होते हैं तो इनका यूज़ तो किया जाता है, लेकिन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो लिक्विड रहता है वो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ उसमें फ्लो कर रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जो सेप्टम होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो इंजेक्ट नहीं कर पाते सैंपल को। तो मोस्ट कॉमनली इनको ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। सेकंड आते हैं हमारे स्टॉप फ्लो इंजेक्टर्स। तो ये जो इंजेक्टर होते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो जब ये वाले इंजेक्टर्स को यूज किया जाता है तो जो फ्लो रहता है मोबाइल फेज का, तो वो क्या है, कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है। और जैसे ही क्या है, जो सैंपल इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो फ्लो जो है फिर से चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो इंजेक्टर है वो काम करते हैं। ये क्या है, फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, यानी उनमें एक बाल्ब लगा रहता है छोटा सा इंजेक्टर्स के अंदर। तो जैसे उससे पास किया जाता है सैंपल को, इंजेक्ट किया जाता है, तो वो बाल्ब की वजह से क्या है, जो फ्लो रहता है मोबाइल फेज का, तो वो क्या है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। और जैसे ही सैंपल इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो फ्लो क्या है, फिर से चालू हो जाता है। तो ये हमारे 2 टाइप के जो इंजेक्टर है वो यूज किए जाते हैं SPLC में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलम की। ठीक है। तो कॉलम के बारे में आपको पता होगा, फ्री में आपको बता देता हूँ। तो क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, क्योंकि अगर कॉलम नहीं होगा तो सेपरेशन नहीं होगा। दूसरी हम बात करेंगे जो कॉलम की जो लेंथ होती है, तो ये क्या वेरी करती है, अलग अलग टाइप की जो लेंथ हो सकती है इसमें। तो इसकी जो लेंथ रहती है तो वो क्या है, 5 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, अलग अलग जो लेंथ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके डायमीटर की, तो उसकी भी रेंज क्या है, 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी डायमीटर भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट बात करें हम पार्टिकल साइज़ की, तो 1 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक इसका जो साइज़ रहता है, पार्टिकल साइज़ जो इसके अंदर फिल किया जाता है, जो भी स्टेशनरी फेज रहता है, तो उसका साइज़ इतना रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो पार्टिकल इसके अंदर जो फिल किए जाते हैं, तो वो पार्टिकल का जो नेचर है वो स्फेरिकल होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, पोरस मटेरियल भी जो है यूज किया जाता है इसके अंदर। तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो इस तरह का हमारा जो कॉलम रहता है वो इस तरह का रहता है, यानी इंजेक्टर से जैसे ही इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है सैंपल को, तो वो क्या सीधा हमारे कॉलम से होके जो है गुजरता है, और कॉलम से गुजरने के बाद जब सेपरेशन हो जाता है तो वो क्या हमारा डिटेक्टर में जो है डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो कॉलम जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्यूबिंग। तो ट्यूबिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से जो मटेरियल होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो एक तो स्टेनलेस स्टील की भी ये जो ट्यूब होती है, जो कॉलम ट्यूब होती है, तो ये क्या स्टेनलेस स्टील की भी होती है। और इसकी एक खासियत रहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को जो यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा हाई प्रेशर पे जो है इसमें से जो चीज़ें पास हो सकती हैं, तो ये क्या है, हाई प्रेशर को भी झेल सकती है। इसके अलावा ग्लास की भी हो सकती है, पीक की भी हो सकती है। पीक का मतलब होता है पॉली ईथर ईथर कीटोन, ठीक है, तो इसकी भी ये बनी होती हैं। नेक्स्ट हम पॉलीमर्स का भी यूज करते हैं। तो ये हमारा मटेरियल हो गया ट्यूबिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेक्टर्स की। तो डिटेक्टर्स आपको इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस नाम लिख देना। तो यहाँ मैं कुछ आपको मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर्स बता देता हूँ जो SPLC में यूज किए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ये नाम लिख देना, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनको। सबसे पहला हमारा फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स आते हैं। इसमें भी हमारे 4-5 तरह के रहते हैं। एक सिंगल वेवलेंथ डिटेक्टर रहता है, मल्टी वेवलेंथ डिटेक्टर रहता है, वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर रहता है, प्रोग्रामेबल डिटेक्टर रहते हैं। इसके अलावा डायोड एरे डिटेक्टर रहता है। तो ये हमारे फोटोमेट्रिक डिटेक्टर के अंदर ये हमारे 5 तरीके के आ जाते हैं। दूसरा हमारा रहता है फ्लोरोसेंट डिटेक्टर और ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है SPLC में। तीसरा हमारा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और चौथा रहता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। तो ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर्स हैं जिनका ज़्यादातर यूज किया जाता है SPLC में। तो बस आपको नाम याद रख लेने, एग्जाम में अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आता है तो आप केवल नाम लिख देना। बात करते हैं इसके एडवांटेज इसकी कि SPLC के क्या एडवांटेज होते हैं। तो सिंपल रहता है, फास्ट रहता है और रिप्रोड्यूसेबल रहता है। तो ये 3 इसकी क्वालिटी होती हैं। हाई परफॉर्मेंस रहता है, इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है काफ़ी हाई रहती है। इसकी जो सेंसिटिविटी रहती है वो भी काफ़ी हाई रहती है। रैपिड प्रोसेस रहती है, टाइम सेविंग रहती है क्योंकि काफ़ी जल्दी ये जो अपने रिजल्ट शो कर देता है, तो टाइम की भी जो बचत होती है। इसके अलावा हाई सेपरेशन कैपेसिटी भी होती है इसके अंदर। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज रहते हैं, तो वो क्या केमिकली इनर्ट जो रहते हैं, इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो केमिकली इनर्ट रहते हैं, किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं करते आपस में। दूसरा के जो स्टेशनरी फेज रहते हैं तो इसमें हम वाइड वेराइटीज यानी काफ़ी तरह के स्टेशनरी फेजेस का हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इससे जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का जो एनालिसिस है वो किया जा सकता है। एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो जो कंपाउंड की जो प्योरिटी रहती है तो उसको जो इससे चेक किया जा सकता है। दूसरा कि आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट। तो जो बायोलॉजिकल जो एक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट रहते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन और उनका आइसोलेशन भी क्या है इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम ब्रोथ मिक्सचर। तो जो क्या एक पूरा का पूरा जो मिक्सचर रहता है उसमें से क्या है एंटीबायोटिक्स को इसमें से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायो मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं तो उनको जो मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में तो इसका बहुत यूज होता है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन को अगर पास करना है मार्केट के लिए तो उसको जो है चेक किया जाता है, तो इसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज रहता है SPLC का। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स इन ब्लड यूरिन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, तो उनको भी क्या है इससे जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन 5-6 आप याद कर लो, सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। तो ये हो गया हमारा SPLC, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये जो टेक्निक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है एक तरह से। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, नॉलेज के लिए आपको ज़रूर पढ़ना है। आपको एग्जाम में पूछा जाए नहीं पूछा जाए वो मायने नहीं रखता है, नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ लेना। तो ये जो हमारा यूनिट है पूरा हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। इस यूनिट में टोटल 2 चैप्टर थे, गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो दोनों हमने पढ़ लिए हैं, दोनों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं दोनों के बारे में मैंने आपको लिखवा दी हैं, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।